Hello everyone, welcome to the first lecture of mechanical vibration। इस लेक्चर में हम कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। ये इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा इसका। तो मैकेनिकल वाइब्रेशन होती क्या है, मैकेनिकल वाइब्रेशन का कॉज क्या है, मैकेनिकल वाइब्रेशन का अफेक्ट क्या है। किसी सिस्टम में मैकेनिकल वाइब्रेशन होने के कारण उसमें अफेक्ट क्या होगा। एज ए इंजीनियर आपको मैकेनिकल वाइब्रेशन की स्टडी क्यों करनी होती है, वाइब्रेशन का इंडस्ट्री में क्या यूज है, क्या यूटिलाइजेशन है, और वाइब्रेशन मोशन क्या होती है। तो ये टॉपिक्स हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट आपका वाइब्रेशन मोशन है जिसको लास्ट में कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कॉज ऑफ वाइब्रेशन, कि वाइब्रेशन होती क्यों है, इसका रीजन क्या है। किसी भी सिस्टम में वाइब्रेशन होने का रीजन, दो रीजन हो सकते हैं। या तो इंटरनल रीजन होगा, उस सिस्टम के अंदर कोई डिस्टर्बेंसेज है, या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है जिसके कारण वाइब्रेशन हो रही है। अगर चलो एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई आपकी गाड़ी है, कोई भी गाड़ी है, उसका इंजन के कारण अगर उसमें कुछ वाइब्रेशन क्रिएट हो रहे हैं, दैट मीन्स वो इंटरनल फैक्टर के कारण वाइब्रेशन है। अगर हो सकता है कि जिस रोड पे गाड़ी ट्रेवल कर रही है वो उसकी प्रोफाइल जो है वो इस टाइप से है कि उसमें वाइब्रेशन क्रिएट होती है, दैट मीन यूनिफॉर्म प्रोफाइल नहीं है रोड की, और उसके कारण उसमें वाइब्रेशन। तो इंजन के कारण जो वाइब्रेशन आ रही है वो इंटरनल फैक्टर्स के कारण है, और जो रोड प्रोफाइल के कारण जो वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है वो आपकी एग्जाम्पल है एक्सटर्नल का। तो और भी एग्जांपल्स ले सकते हो। मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में अर्थक्वेक आए, अर्थक्वेक के कारण जो वाइब्रेशन हुई उसको हम एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण वाइब्रेशन बताएंगे। ठीक है, उसी टाइप से वाटर वेव्स के कारण भी वाइब्रेशन होती है, जो विंड वेव्स है उसके कारण भी वाइब्रेशन होती हैं स्ट्रक्चर में। तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं जिसमें एक्सटर्नल कोई फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है वाइब्रेशन का, सिस्टम के अंदर वाइब्रेशन का, तो वो एक्सटर्नल फैक्टर्स है। इंटरनल मतलब कोई सिस्टम के अंदर ही अनबैलेंस मास है, अनबैलेंस फोर्स है, या कोई भी प्रॉब्लम है जिसके कारण उसमें वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है सिस्टम में। दैट मीन्स कॉज को अगर पढ़ेंगे तो इंटरनल भी हो सकता है फैक्टर, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। ये दो फैक्टर हो सकते हैं जिसके कारण किसी भी सिस्टम में वाइब्रेशन होगी। ठीक है, तो इंटरनल में कोई भी विद इन द सिस्टम कोई प्रॉब्लम है, कोई अनबैलेंस मास है, अनबैलेंस फोर्स है। एग्जाम्पल अभी मैंने आपको दिया कि कोई गाड़ी है उसमें इंजन के कारण अगर वाइब्रेशन है तो इंटरनल फैक्टर्स के कारण है। अगर जिस रोड पे वो चल रहा है उसकी प्रोफाइल यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, तो जिसके कारण मान लीजिए रोड आपका इस टाइप से है, और ये आपकी जो ऑटोमोबाइल है वो जाएगी, तो आप देखोगे कि जब ये मूव करेगी डिफरेंट डिफरेंट इस पे, तो इसको इस टाइप से आपका, ठीक है, तो जब ये ट्रेवल करेगी आपका ऑटोमोबाइल तो इसमें वाइब्रेशन क्रिएट होंगे। तो रोड प्रोफाइल के कारण जो वाइब्रेशन हो रही है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स वाली वाइब्रेशन है, और जो सिस्टम के अंदर जैसे इंजन में कोई प्रॉब्लम है, या कोई अनबैलेंस मास है, या डिजाइन में कोई प्रॉब्लम थी, तो जो बनाया था वो ठीक से नहीं बना, तो कोई भी एलिमेंट या कोई भी कंपोनेंट, तो उसकी जो वाइब्रेशन होगी उसको हम इंटरनल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल बताएंगे वाइब्रेशन। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा इसमें कवर हो गया। कॉज क्या है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट है टॉपिक अफेक्ट ऑफ वाइब्रेशन, कि वाइब्रेशन अगर किसी सिस्टम में हो रहा है तो उसका अफेक्ट क्या है। होने दीजिए, आपको क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सिस्टम को होगी, सिस्टम को क्या प्रॉब्लम होगी। अब इस अफेक्ट को समझने के लिए हम कुछ कंपोनेंट लेते हैं और उसमें इसका इफेक्ट देखते हैं। सपोज कोई ऑटोमोबाइल है, कोई गाड़ी है, या कोई
आपकी लोकोमोटिव है, जो रेल होती है, ठीक है, ट्रेन होती है आपकी, तो उसमें जो पैसेंजर्स होंगे उस उनको डिस्कम्फर्ट फील होगा बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन। तो अगर ऑटोमोबाइल में वाइब्रेशन हो रही है तो पैसेंजर को डिस्कम्फर्ट फील होगा वहाँ पर, ठीक है। तो उसके कारण वो आपकी गाड़ी में बैठेंगे नहीं या रिप्लेस कर देंगे। तो जितनी भी मार्केट में रिप्लेसमेंट होती है तो आप देखोगे उसमें वन ऑफ द रीजन्स वाइब्रेशन का भी होता है। जो पुरानी गाड़ियाँ होती थी वो ठीक से बैलेंस नहीं हुआ करती थी, बैलेंसिंग की प्रॉब्लम थी, डायनेमिक बैलेंसिंग की प्रॉब्लम थी वहाँ पर, और जिसके कारण उनमें वाइब्रेशन क्रिएट होती थी। इसीलिए जो आप धीरे धीरे मॉडल चेंज होते हैं, जो एडवांस करते हैं, जो उसमें इम्प्रूवमेंट होते हैं, तो लेटेस्ट जो वर्जन आप देखोगे उसमें वाइब्रेशन को कम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वाइब्रेशन में ऑटोमोबाइल का क्या, ऑटोमोबाइल के अंदर वाइब्रेशन है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, डिस्कम्फर्ट। किसको फील होगा, ये जो इसके अंदर पैसेंजर होगा, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, डिस्कम्फर्ट टू पैसेंजर, टू पैसेंजर्स। अब देखते हैं अनदर डिवाइस, सपोज टरबाइन की बात करते हैं हम। जो टरबाइन्स होती हैं आपकी, तो टरबाइन के अंदर अगर वाइब्रेशन है तो हाई स्पीड पे रोटेट करते हैं टरबाइन्स, तो वहाँ पर मैकेनिकल फेलियर के चांसेस होते हैं, ठीक है। ब्रेकेज हो जाता है, पार्ट आपका टूट जाता है, जिसके कारण काफ़ी आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आपकी वेस्ट होती है, उसमें आपकी कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, अगर टरबाइन में वाइब्रेशन है इस सिस्टम में तो मैकेनिकल फेलियर हो सकता है, मैकेनिकल फेलियर, पॉसिबिलिटी है कि मैकेनिकल फेलियर हो जाए, ठीक है, उसका हो सकता है। नेक्स्ट होता है स्ट्रक्चर। कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो फाउंडेशन होती है आपकी, जो हाई वेलोसिटी पे कोई इंजन चल रहा है या कोई रोटेटिंग पार्ट है, रेसिप्रोकेटिंग या रोटेटिंग हाई स्पीड वाला, उसका जो फाउंडेशन है उस पे अगर वाइब्रेशन आपकी ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। देखो वाइब्रेशन जो वो ट्रांसफ़र होती है इन मशीन से फाउंडेशन की तरफ, तो वो फाउंडेशन को ख़राब करती है। तो उससे बचाने के लिए आजकल देखते हो आप, हम वाइब्रेशन एब्जॉर्बर्स लगा देते हैं, बट वो करेक्टिव एक्शन है। तो आप समझिए कि अगर मशीन में वाइब्रेशन है तो वो स्ट्रक्चर में ट्रांसफ़र हो सकती है, ठीक है, और होती है वो ट्रांसफ़र। तो स्ट्रक्चर में क्या हो गया, ये आपका ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ वाइब्रेशन फ्रॉम मशीन। ऑटोमोबाइल वाला हो गया हमारा, टरबाइन हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। तो ये कंपोनेंट है जिनमें आप इनको फील कर सकते हो। कुछ अदर कंपोनेंट भी हैं, जैसे बैरिंग्स में देख सकते हो आप, बैरिंग्स एंड गियर। देखिए ये कंपोनेंट है बैरिंग्स गियर्स। अगर इनमें आप देखोगे वाइब्रेशन है किसी भी डिवाइस में, किसी भी इंजन में, तो बैरिंग्स और गियर्स इनकी लाइफ कम हो जाती है बिकॉज हैवी वेयर एंड टियर होता है इनके अंदर, ठीक है। तो जो जो काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चलने वाले थे वो वाइब्रेशन के कारण उनकी लाइफ काफ़ी कम हो जाती है, बिकॉज जो इनमें फटीक लोड लगता है उसके कारण। देखो ये रिपीटेटिव मोशन होता है, आगे मैं आपको मोशन को डिटेल में समझाऊंगा कि वाइब्रेशन मोशन है क्या। ये रिपीटेटिव मोशन होता है, तो रिपीटेटिव क्या, डायनेमिक फोर्सेस लगते हैं, तो फटीग के कारण उसकी लाइफ कम हो जाती है, ठीक है। आपने मशीन डिजाइन में पढ़ते भी हैं हम कि जो फटीग होता है वो लाइफ को कम कर देता है, ठीक है, जो फटीग फिनोमेना है। तो उसी के कारण इसमें हैवी वियर एंड टियर होता है, वियर एंड, जिससे इसकी लाइफ कम हो जाती है। इन 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 जैसे और भी कंपोनेंट हैं, जो भी हमारे मैकेनिकल कंपोनेंट्स हैं, उन सभी की लाइफ कम हो जाती है बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन। तो अफेक्ट आपको समझ में आ गया क्या क्या अफेक्ट है। इसका एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी होता है कि आपका जो कंपोनेंट है वो फेल हो सकता है, पूरा ब्रेक हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा हजार्डियस कंडीशन हो सकती है कि अगर कोई आपका कोई कंपोनेंट ब्रेक हो जाए ड्यूरिंग द ऑपरेशन, ठीक है। मान लीजिए कोई ब्रिज है वो टूट जाए, या कोई मशीन है वो, उसका कोई कंपोनेंट ड्यूरिंग द ऑपरेशन टूट जाए, वो अगर रनिंग कंडीशन में है तो काफ़ी लॉस हो सकता है, ठीक है।
तो ये टॉपिक हो गया हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई टू स्टडी वाइब्रेशन एज ए इंजीनियर, व्हाई आई एम कंसर्निंग फॉर द वाइब्रेशन। मैकेनिकल वाइब्रेशन को पढ़ना जरूरी क्यों है आपको? देखिए, मैकेनिकल वाइब्रेशन, अगर किसी कंपोनेंट को आपको डिजाइन करना है तो वाइब्रेशन के प्रिंसिपल्स को भी माइंड में रखना होगा, तब डिजाइन करना चाहिए। अदरवाइज अगर वाइब्रेशन कंपोनेंट में है तो एक फिनोमेना होता है रेजोनेंस। नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर कंपोनेंट की उसकी एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी के मैच कर जाती है तो रेजोनेंस फिनोमेना होता है। उसमें एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एक्सेसिवली लार्ज हो जाता है, जिससे कंपोनेंट फेल हो जाता है ऑलमोस्ट। ठीक है, मान लीजिए कोई ब्रिज है, उस ब्रिज पे उसकी ब्रिज की किसी मटेरियल का बना होगा, उसकी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो उस ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से अगर मान लीजिए उस पर कोई आपके पैसे कोई भी है जो मान लीजिए सपोज सोल्जर्स वहाँ पर ट्रेवल कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, तो उनकी फ्रीक्वेंसी वो एक्सटर्नल मानी जाएगी। एग्जाम्पल को समझिए, सपोज कोई स्ट्रक्चर, कोई आपका ब्रिज है, ब्रिज पे सोल्जर्स ट्रेवल कर रहे हैं और वो सोल्जर्स मार्च करते हुए जा रहे हैं। तो मार्च करते हैं तो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी वो प्रोड्यूस कर रही है, एक उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी है। तो अगर वो गलती से दोनों मैच कर गए तो आप देखोगे उसको कंप्लीट ब्रेक होने के चांसेस होते हैं। एंड वन ऑफ द इंसिडेंट ऑलरेडी हैपन, तो आप नेट पे चेक कर सकते हो। कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहाँ पर नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई और वो पूरा स्ट्रक्चर ही डिस्ट्रॉय हो गया। काफ़ी बड़े बड़े ब्रिज के लिए आपको वीडियोस मिल जाएंगे वहाँ पर। तो अगर एज ए इंजीनियर आपको ये पता नहीं होगा कि रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, रेजोनेंस से आप कैसे बच सकते हो, ठीक है, तो आपको वाइब्रेशन को से बचना, अपने कंपोनेंट को बचाना होगा। किस टाइप से बचा सको? तो डिजाइन के ड्यूरेशन, ड्यूरिंग द डिजाइन स्टेज यू हैव टू मेक द प्रोविजंस टू एलिमिनेट द वाइब्रेशन चांसेस। ठीक है, वाइब्रेशन ना हो इसके लिए प्रोविजंस आपको करने होंगे। सेकंड, कुछ स्ट्रक्चर पहले से ही बन जाते हैं, उनमें मॉडिफिकेशंस पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए फिर आपको उनमें वाइब्रेशन एब्जॉर्बर्स या वाइब्रेशन डिक्रीजिंग सब्सटेंस लगाने होते हैं। ठीक है, तो आपको दो चीज़ कर सकते हो आप, या तो क्या कर सकते हो एज ए इंजीनियर, आप डिजाइन, सपोज डिजाइन स्टेज में आप वाइब्रेशन को एलिमिनेट कर सकते हो। आप बहुत अच्छे से सिस्टम को डिजाइन कीजिए कि वाइब्रेशन के चांसेस ना हो। सेकंड, एग्जिस्टिंग जो भी कोई भी कंपोनेंट है, ठीक है, उसके अगर उसमें आप मॉडिफिकेशंस पॉसिबल नहीं है, उस केस के लिए आपको बता रहे हैं, तो उसमें आप वाइब्रेशन एब्जॉर्बर्स लगा सकते हो। ठीक है, वाइब्रेशन एब्जॉर्बिंग सिस्टम। ठीक है, वाइब्रेशन एब्जॉर्प्शन सिस्टम, जिसमें हम डैम्पर्स का यूज करते हैं, तो इसका यूज कर सकते हो आप। ठीक है, तो इसकी स्टडी इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए वाइब्रेशंस को कैसे कम करते हैं, कैसे वाइब्रेशंस को एलिमिनेट किया जाता है, वाइब्रेशन में फिनोमेना रेजोनेंस से कैसे बचना है, किस टाइप से। तो ये सारी चीज़ें वाइब्रेशन में सिखाई जाती है। कितने टाइप की वाइब्रेशंस होती हैं, तो वाइब्रेशंस में डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या इंपॉर्टेंस होती है, तो ये सारी चीज़ें हम वाइब्रेशन में पढ़ते हैं। कंप्लीट सब्जेक्ट आपको ये सिखाता है, यही लर्न करना है आपको। नेक्स्ट होता है इंडस्ट्री में वाइब्रेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, कुछ वाइब्रेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट तो आपने देखा है, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। जैसे अगर आप नॉन मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट देखते हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनमें वाइब्रेशन के कारण ही डिफरेंट डिफरेंट साउंड क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो मोस्टली जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें आप कहीं ना कहीं पे वाइब्रेशन का रोल देखते हो। जो सितार हो आपकी, और गिटार होती है उस टाइप में, जो जो आपकी स्ट्रिंग होती है उसको हम डिफरेंट काइंड से वाइब्रेट करके साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट आप देखते हो कुछ आइटम जैसे आपके
वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन का जो ऑपरेशन है वो वाइब्रेशन बेस्ड होता है। इलेक्ट्रॉनिक ब्रश आते हैं आज की डेट में, ठीक है, वो भी वाइब्रेशन पे बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट आप देखते हो कि जो मशीनिंग ऑपरेशंस है, कुछ प्रोडक्शन के ऑपरेशंस हैं, उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है जैसे ही उनमें आप वाइब्रेशन इंक्लूड करते हो। जैसे वेल्डिंग है, जैसे आपकी फोर्जिंग है आपका, ठीक है, तो कास्टिंग है आपकी, मशीनिंग है, ये ऑपरेशंस एफिशिएंट ज़्यादा हो जाते हैं जैसे ही वाइब्रेशन की एप्लीकेशन इसमें यूज करते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्री में हम इसका यूज करते हैं, और भी यूज होते हैं इनका, ड्रिल में यूज करते हैं उनका वाइब्रेशन का यूज करते हैं, आप कन्वेयर्स में यूज करते हैं, लॉट्स ऑफ एप्लीकेशंस आल्सो देयर, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट वाइब्रेशन मोशन, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ये हमारा मेन टॉपिक है। तो अब हम टॉपिक डालते हैं वाइब्रेशन मोशन। देखो हमने सब कुछ पढ़ लिया है, वाइब्रेशन का इफेक्ट क्या है, इम्पैक्ट क्या है, सब कुछ पढ़ लिया हमने। अब वाइब्रेशन एक्चुअल मैकेनिकल वाइब्रेशन, जो ये वर्ड है ना, एक मोशन होता है। जो ये वाइब्रेशन मैकेनिकल के बाद आपको वाइब्रेशन दिखा है, वाइब्रेशन तो एक मोशन है। तो मोशन को कुछ समझते हैं पहले, ठीक है। तो वाइब्रेशन से रिलेटेड कुछ मोशंस होते हैं, पहले उसको समझते हैं। वाइब्रेशन एक रिपीटेटिव मोशन होता है, ठीक है। तो रिपीटेटिव और भी कुछ मोशंस हैं, पहले वहां से स्टार्ट करेंगे। हम पीरियोडिक मोशन को समझेंगे, पीरियोडिक के बाद हम नॉन पीरियोडिक मोशन को समझेंगे, फिर ऑसिलेटरी मोशन को समझेंगे, फिर वाइब्रेटरी मोशन को समझेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं पीरियोडिक मोशन। मोशन, अब आपको इसमें ये लग रहा होगा, किसी पीरियड के बाद कोई मोशन अपने आप को रिपीट करे उसको पीरियोडिक मोशन बुलाते हैं। किसी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद अगर कोई मोशन अपने आप को रिपीट करे, उसी को पीरियोडिक मोशन बुलाते हैं, ठीक है। तो एक रिपीटेटिव मोशन, बट टाइम पीरियड फिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इसको डिफाइन करना चाहते हो तो ये एक रिपीटेटिव मोशन है, रिपीटेटिव मोशन है with fixed time interval, with fixed time interval, time interval, एक ऐसा रिपीटेटिव मोशन जिसका रिपीट होने का जो टाइम पीरियड है वो फिक्स होता है। अब कुछ एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लीजिए ये सन है आपका, ठीक है, कोई प्लैनेट है इसका, सपोज अर्थ ही है यहाँ पर। तो अर्थ सन के चारों तरफ क्या लगाते हैं, चक्कर लगाती है, रिवॉल्यूशन करती है, ठीक है, रिवॉल्यूशन। आपको सभी को पता है कि अर्थ सन के चारों तरफ जब जब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है, कितनी डेज में, 365 डेज में, ठीक है, 365 डेज, जिसको हम 1 ईयर भी बुलाते हैं। तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन अर्थ यहाँ पर करता है। तो जिसके कारण आपको भी पता भी है, जो हमारे सीजन चेंज होते हैं, विंटर समर, वो इसी के कारण बनते हैं। तो एक 365 डेज में एक आपका कंप्लीट हो गया एक मोशन, फिर रिपीट होगा, फिर रिपीट होगा। तो एक पीरियड के बाद ये अपने आप को रिपीट कर रहा है मोशन, ठीक है। तो जो अर्थ का मोशन है अराउंड द सन, ये एक पीरियोडिक मोशन है, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, सपोज कोई पेंडुलम है, सपोज कोई पेंडुलम है, ये यहाँ से पाइवोट किया हुआ है, ये पाइवोट का पॉइंट है, ये रॉड है आपकी, ये दोनों ही मासलेस एज्यूम करते हैं, पाइवोट भी और रॉड भी। ये मास है, ठीक है, यहाँ पर जो मेन है, और ये एक्चुअल ऐसे मोशन होगा इसका, इस टाइप से। तो यहाँ इस पॉइंट पे जाएगा, उसके बाद इस पॉइंट पे जाएगा, इस टाइप से इसका मोशन होता है, ठीक है। तो ये भी अब ये पेंडुलम मोशन है, ये भी अपने आप को रिपीट कर रहा है सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बाद, ठीक है। आप इसको ऐसे भी एज्यूम कर सकते हो। सपोज
आपके पास कोई स्प्रिंग मास सिस्टम है, सपोज यू आर हैविंग स्प्रिंग मास सिस्टम, ठीक है, वो स्प्रिंग मास सिस्टम है और स्प्रिंग की स्टिफनेस के है। तो स्प्रिंग मास सिस्टम क्या करेगा, आपका मूव करेगा इस टाइप से। अगर ये इसकी, अगर आप इसको डिस्टर्ब करते हो, आगे ले जाते हो तो पीछे आएगा, फिर आगे आएगा, मतलब ये अपने आप को रिपीट करेगा किसी फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, तो उसको हम पीरियोडिक मोशन बुलाएंगे, ठीक है। तो ये जितने भी काइंड के आपको मोशन दिख रहे हैं वो पीरियोडिक मोशन इनको बुला सकते हैं हम, अगर उनका जो मोशन है वो किसी टाइम पीरियड के बाद रिपीट हो रहा है। मान लीजिए 20 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद, तो जितने भी टाइम के बाद वो रिपीट हो रहा है उसी को उसका टाइम पीरियड ऑफ मोशन भी बुलाते हैं, ठीक है। तो इसको मैं डायग्राम की हेल्प से आपको समझाता हूँ। सपोज ये टाइम पीरियड है और ये डिस्प्लेसमेंट है आपका, ठीक है। वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है, एक्स एक्सिस पे टाइम पीरियड है। तो कुछ इस टाइप से सपोज ये कोई आपका मोशन था इस टाइप से, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर गए, यहाँ पर गए, इसके बाद फिर रिपीट हुआ। तो ये मोशन यहाँ तक, तो सिंगल साइकिल इसको हम बुलाते हैं। एक साइकिल कितने टाइम में पूरा कर रहा है, मान लीजिए कैपिटल टी, ठीक है, कैपिटल टी टाइम में ये क्या कर रहा है, ये एक साइकिल को कंप्लीट कर रहा है, या मैं बोलूंगा कि अपने मोशन को रिपीट कर रहा है। तो इसको, इसका कैपिटल टी को इसका टाइम पीरियड ऑफ दिस मोशन बुलाएंगे आप इसको। ये वैल्यू हो सकती है कुछ भी, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, कुछ भी हो, बट ये जो टाइम पीरियड है ये ही आपका टाइम पीरियड ऑफ पीरियोडिक मोशन होगा, ठीक है। उसी को हम इसका बुलाएंगे। नेक्स्ट होता है एम्पलीट्यूड। देखो ये सारे एम्पलीट्यूड, ये सारे मैग्नीट्यूड है, जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, इसी को हम एम्पलीट्यूड बुलाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो मैक्सिमम आपको दिख रहा है इसी को हम एम्पलीट्यूड बुलाते हैं। क्या है ये, जो भी मैक्सिमम डेविएशन होती है आपकी मीन पोजीशन से, उसी को उसका एम्पलीट्यूड बुलाते हैं। इसको हम एसएचएम में भी डिफाइन करेंगे। तो पीरियोडिक मोशन में कौन कौन सी टर्म्स आपने देखी, आपने अभी देखा टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है। अब इसमें एक वर्ड होता है फ्रीक्वेंसी, अब उसको समझिए आप। फ्रीक्वेंसी जिसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि किसी फिक्स टाइम पीरियड में कितनी साइकिल्स रिपीट हो रही हैं। अगर मैं कहता हूं कि कोई पीरियोडिक मोशन है वो 20 सेकंड में, 20 सेकंड में आपका 20 साइकिल्स रिपीट करता है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी उसकी 1 है। तो नंबर ऑफ साइकिल्स परफॉर्म पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड दी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड, नंबर ऑफ साइकिल्स डिवाइडेड बाय, ठीक है, टाइम। इसको हम हर्ट्ज में लेते हैं, इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज। तो 1 हर्ट्ज किसके बराबर होता है, 1 साइकिल पर सेकेंड। एक सेकंड में अगर एक साइकिल कंप्लीट हो रही है तो उसको 1 हर्ट्ज बुलाएंगे, ठीक है। तो ये इसकी यूनिट होती है। तो हर्ट्ज यूनिट को कैसे डिफाइन कर सकते हो, हर्ट्ज इज दैट फ्रीक्वेंसी व्हेन वन साइकिल इज कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। कोई ऐसा मोशन है जिसमें एक सेकंड में एक साइकिल कंप्लीट हो रही है तो उसमें 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है उसकी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को आप ऐसे भी समझ सकते हो। सपोज मैं आपको दो मोशन समझाता हूँ, दो मोशन में देखना एक की फ्रीक्वेंसी कम है कि ज़्यादा है। मैं एक सेकंड में चेक करना चाह रहा हूँ। सपोज ये दो मोशन है मेरे पास और मुझे यहाँ तक चेक करना है, ये 1 सेकंड है, ठीक है। ये कितना टाइम पीरियड है, दिट इज 1 सेकंड।
देखिए यहाँ तक एक ही साइकिल कंप्लीट हुई है इसकी ऊपर वाले की, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। बस इसकी एक से देखो, एक तो यहाँ पर कंप्लीट हो गई थी, एक से ज़्यादा है, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी मोर देन 1 है, फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 1 ऑफ दिस। तो ऐसे, और आप इसको और डिटेल में ऐसे देख सकते हो। सपोज कोई और मोशन है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो इस टाइप से तो बहुत सारे साइकिल्स कंप्लीट कर देगा वो एक ही सेकेंड में। सपोज उसने 4 साइकिल कंप्लीट कर दी, तो उसका 4 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब यही है कि किसी फिक्स टाइम पीरियड में कितनी साइकिल्स कंप्लीट हो रही हैं उस मोशन की, ठीक है, उसी को उसका फ्रीक्वेंसी बुलाते हैं। तो पीरियोडिक मोशन समझ गए हो आप? तो कोई भी ऐसा मोशन जो रिपीट हो विद फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, ठीक है। अब आते हैं नॉन पीरियोडिक मोशन क्या है, जिसको हम रैंडम मोशन भी बुलाते हैं, ठीक है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रैंडम मोशन। तो सेकेंड टाइप का मोशन क्या है? सेकेंड है आपका नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक मोशन, ऑल्सो कॉल्ड एज रैंडम मोशन, रैंडम मोशन। अब देखिए नॉन पीरियोडिक मोशन है तो किसी फिक्स टाइम पीरियड के बाद ये अपने आप को रिपीट नहीं करेगा। रिपीटेटिव जरूर है, रिपीट करेगा, बट फिक्स टाइम पीरियड के बाद रिपीट नहीं करेगा। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, एग्जाम्पल के लिए वही एग्जाम्पल आप ले सकते हो। सपोज कि कोई रोड है जिसकी प्रोफाइल यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। तो इस पे अगर मान लीजिए आपका कोई व्हीकल चल रहा है, तो उसके अंदर वाइब्रेशन हो रही होगी, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण वाइब्रेशन उसमें होगी। तो इसका जो वाइब्रेशन का टाइम पीरियड है वो डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, अगर आप ग्राफ से इसको समझाओगे तो ये इस टाइप से होगा। सपोज इतना था, ठीक है, इतना हो गया, फिर बढ़ गया। तो ये आपका, आप देख पा रहे हो कि ये एक साइकिल तो हो रही थी सपोज 20 सेकेंड में, दूसरी साइकिल आपकी हो गई 10 सेकेंड में। तो कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है कि साइकिल आपकी कब कंप्लीट होगी, ठीक है। तो इस टाइप के मोशन को हम बुलाते हैं नॉन पीरियोडिक मोशन या रैंडम मोशन। इसको आप नॉर्मली ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हो कई बार, ठीक है। ये रैंडम मोशन होता है, कुछ पीरियड नहीं है, कोई डिफाइन नहीं है। तो नॉन पीरियोडिक मोशन रैंडम मोशन होता है। इसका एग्जांपल आप ये भी ले सकते हो, जो विंड होती है, विंड के कारण जो आपके स्ट्रक्चर्स में वाइब्रेशन होती है, क्योंकि विंड की वेलोसिटी कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, तो वो वाइब्रेशन जो आपका टाइम पीरियड है उसे चेंज करते रहती है, ठीक है। तो ये नॉन पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट होता है ऑसिलेटरी मोशन। थर्ड इज ऑसिलेटरी मोशन। This is called as oscillatory motion, which can oscillate, ठीक है, जो oscillate करता है। अब oscillate का मतलब क्या है? ये भी एक रिपीटेटिव मोशन है। पहली बात तो ये भी एक रिपीटेटिव मोशन है, बट इसमें कंडीशन क्या होगी? रिपीटेटिव इस टाइप से होना चाहिए कि वो टू एंड फ्रो होना चाहिए अपने मीन पोजीशन के अबाउट, ठीक है। तो कैसा मोशन होना चाहिए? टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे, ठीक है, अबाउट इट्स मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। तो ऐसा रिपीटेटिव मोशन जो टू एंड फ्रो टाइप से हो और अपने मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो हो, उसको हम ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल पेंडुलम का ही आप ले सकते हो। वो ये पेंडुलम है, देखिए ये इसकी मीन पोजीशन है। इसको पेंडुलम के केस में दिस इज कॉल्ड एज मीन पोजीशन, ठीक है, मीन
पोजीशन। तो इस मोशन में मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो हो रहा है। देखो टू का मतलब है आगे पीछे, रिवर्स फॉरवर्ड। एक बार ऐसे जाएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में, फिर आपका इस डायरेक्शन में वापस आएगा। ऐसे ही आगे पीछे होता रहेगा, टू एंड फ्रो है ये। उसी टाइप से आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। सपोज रब कर देते हैं, ठीक है। सपोज कोई सिस्टम है, स्प्रिंग मास सिस्टम है, स्टिफनेस के है। अब ये अभी इसकी मीन पोजीशन है, ध्यान दो इसी से, ये अभी इसकी मीन पोजीशन है। अगर आपने इसको डिस्टर्ब कर दिया नीचे की तरफ, तो ये क्या करेगा, ये एक बार तो ऐसे जाएगा, सपोज यहाँ पहुंच गया, ठीक है। एक बार क्या होगा, ऊपर की तरफ आएगा, तो ये ऊपर और नीचे जा रहा है। देखिए यहाँ पर नीचे गया है, यहाँ पर ऊपर है। दैट मीन्स किसके अबाउट टू एंड फ्रो हो रहा है, इस मीन पोजीशन के अबाउट, ठीक है। तो पहले नीचे गया, आपने डिस्टर्ब किया था इसको, तो उसके बाद फिर वो ऊपर गया, तो इस मीन पोजीशन के अबाउट क्या हो रहा है, टू एंड फ्रो। तो ये मोशन भी ऑसिलेटरी मोशन बुलाएंगे इसको हम, रिपीटेटिव मोशन बट टू एंड फ्रो टाइप का मोशन, जो मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो करे आपका, ठीक है। और ऑसिलेटरी मोशन, कुछ ऐसे मोशन होते हैं जो ऑसिलेटरी भी होते हैं, रोटरी आपका पीरियोडिक मोशन भी होते हैं। जैसे कि पेंडुलम जो है वो ऑसिलेटरी मोशन भी है और पीरियोडिक भी है। बट जो आपका अर्थ की रोटेशन है, अर्थ का मोशन है अराउंड द सन, वो पीरियोडिक है बट ऑसिलेटरी नहीं है, बिकॉज वो अपने मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो नहीं रखता, ठीक है। तो कभी कभी कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं कि एक ऐसा मोशन बताइए जो पीरियोडिक हो बट आपका ऑसिलेटरी ना हो। तो जो प्लैनेट्स की मोशन होती है अराउंड द सन, वो आपकी पीरियोडिक तो होती है बट वो ऑसिलेटरी नहीं होती, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको देख सकते हो। अब ये ऑसिलेटरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा वाइब्रेशन जो है वो भी ऑसिलेटरी मोशन होता है, ठीक है। आप इसे 10+2 में भी पढ़ते हो ऑसिलेटरी मोशन को, इसमें टाइम पीरियड भी निकालते हो, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम, आपके वो पूरा डिटेल में टॉपिक होता है। तो वाइब्रेशन भी एक ऑसिलेटरी मोशन है, ठीक है। वाइब्रेशन इज अ ऑसिलेटरी मोशन। आप समझिए, इसलिए मैं आपको डिटेल में समझाया है कि ये वाइब्रेशन, अब हम ऑसिलेटरी वर्ड यूज ना करके हम वाइब्रेशन वर्ड यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप समझ में आ गया वाइब्रेशन क्या है, वो रिपीटेटिव मोशन है जो टू एंड फ्रो मोशन रखता है अबाउट इट्स मीन पोजीशन, ठीक है। अब आते हैं लास्ट मोशन पे, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अभी वाइब्रेशन समझ गए, वाइब्रेशन एक ऑसिलेटरी मोशन है जो कि टू एंड फ्रो करती है मीन पोजीशन के अबाउट, ठीक है। तो अब होता है एसएचएम, इसको हम बुलाते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेरी गुड। देखिए आपने कई बार एज्यूम किया होगा y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, कभी हम एज्यूम करते हैं x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। कभी आपने सोचा है कि ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है जो साइनो साइन और कॉस के फंक्शन में होता है, बट ये आता कैसे है, कब साइन लेना है, कब कॉस लेना है, ठीक है, क्या कंडीशंस होती हैं, वो इसमें हम समझेंगे, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि ये एसएचएम मोशन है क्या। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक पीरियोडिक मोशन होता है, पीरियोडिक मोशन। तो इसका मतलब ये पीरियोडिक मोशन का टाइप है, वो ठीक है, बट इसमें भी क्या, पीरियोडिक, ऐसा पीरियोडिक मोशन जो, जहां पर जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, जो इस मोशन की एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू
is proportional to displacement from mean position, from mean position, कि मीन पोजीशन से जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है एक्सेलरेशन भी उसके प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। ऑल्सो एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड towards the mean position, तो एसएचएम पीरियोडिक मोशन है, बट उसमें भी कुछ कंडीशंस है। पीरियोडिक का एक स्पेशल टाइप है, तो सभी एसएचएम पीरियोडिक मोशन होते हैं, बट सभी पीरियोडिक मोशन एसएचएम नहीं हो सकते। वो पीरियोडिक मोशन जिसमें उस मोशन का एक्सेलरेशन उसकी डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो और साथ साथ में वो एक्सेलरेशन मीन पोजीशन को डायरेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। डायरेक्शन उसकी होनी चाहिए ऑलवेज मीन पोजीशन टुवर्ड्स, तब जाकर हम उसको बोलेंगे कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि सिंपल एवरी पीरियोडिक मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, नो दैट्स रॉन्ग, बट एवरी एसएचएम इज पीरियोडिक मोशन, ठीक है। सभी सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक मोशन होते हैं, पर सभी पीरियोडिक एसएचएम नहीं होते, ठीक है। अब हम बताते हैं कि आपको इक्वेशन जो आप लिखते हो वो कैसे करते हैं। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम y इक्वल टू a sin ओमेगा t लेते हैं, कैसे लेते हैं वो देखिए। अब दो जगह पर प्रोजेक्शन ले सकते हैं हम, वेक्टर प्रोजेक्शन, एक तो x एक्सिस में और एक y एक्सिस में। सपोज मैं आपको ऐसे समझाता हूँ इसको। अभी हम लर्न करेंगे किस टाइप से इक्वेशन लिखते हैं सिंपल हार्मोनिक की। चलो सपोज इस कोऑर्डिनेट की बात करते हैं हम, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सपोज तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। उसी टाइप से इसको भी आप एज्यूम कर सकते हो। पहले इसके लिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर इस पॉइंट से ये अगर मुझे मैग्नीट्यूड को डिफाइन करना है तो कहीं पर यहाँ पर है, इस पॉइंट पर, तो एंगल थीटा, एंगल है थीटा है। समझिए, देखिए एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है तो इससे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैं। यहाँ पर एम्पलीट्यूड 0 है, धीरे धीरे बढ़ेगा बढ़ेगा, मैक्सिमम यहाँ पर होगा एम्पलीट्यूड, फिर डिक्रीज होगा, फिर यहाँ पर 0 पहुँच जाएगा। पहले 0 था, फिर 0 हो गया। तो उसी टाइप से इसको हम यहाँ पर शो कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट्स देते हैं इसको, मान लीजिए ये O है, ये A है और ये B है। अब क्वेश्चन है कि इसकी इस एम्पलीट्यूड तक, यहाँ तक इसको इक्वेशन कैसे लिख सकते हो आप। तो ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है एम्पलीट्यूड, ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है इसको कर्व को आपको। तो ए बी को आप ऐसे शो कर सकते हो, सपोज ये जस्ट लाइक अ राइट एंगल ट्रायंगल, जहाँ पर ये एंगल थीटा है, ये ए बी है, ठीक है, ये ओ है। अब मुझे निकालना क्या है, ए बी बाय ओ ए, ठीक है। तो आप इसको ट्रायंगल में देखिए, ए बी बाय ओ ए साइन थीटा होगा। देखिए ये क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा। तो ए बी को क्या लिख सकते हो आप, ए बी कैन बी रिटन एज ओ ए साइन थीटा, ठीक है, ओ ए साइन थीटा। बट ओ ए है क्या एक्चुअल में, ओ ए है क्या, देखिए यहाँ पर देखिए ये वाला, ठीक है, ये और ए बी क्या है, ए बी वाई है, ओ ए क्या है, इसका एम्पलीट्यूड शो कर रहा है। देखो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहाँ पर होगा, मैक्सिमम होगा यहाँ पर। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए साइन ओमेगा टी, ए साइन थीटा।
और ए बी क्या है, ए बी एक्चुअल में वाई है, तो वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, और साइन थीटा मतलब क्या, ओमेगा टी, ओमेगा। तो जब हम इस एक्सिस के अबाउट प्रोजेक्शन लेते हैं तो आप जो कर्व की इक्वेशन बनेगी या एसएचएम की जो इक्वेशन बनेगी वो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं एक्स एक्सिस के लिए, अगर हम प्रोजेक्शन लेते हैं, देखिए हम मान लेता हूँ कि कोई ये पॉइंट है, ठीक है, इस टाइप से एक कर्व है आपका। इसके लिए मुझे बताना है, ये इसके लिए सपोज इसका नाम है ओ पी क्यू। तो ये पी क्यू रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला, ये वैल्यू यहाँ पर थीटा होगी, तो इसको थीटा 1 ले लेता हूँ, ये क्यू और थीटा सेपरेट हो जाएगा। तो क्यू पी क्या होगा, ध्यान से देखिए, ठीक है, दिस वन, दिस वन। ठीक है, तो हम इसको सेम ट्रायंगल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट नहीं है सेपरेट का। तो अभी मैं इसको इसी, देखिए यहाँ पर जो ए बी है, जो मेरा ओ बी है, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को शो करेगा। तो जो ये मैक्सिमम, ये जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है जिसको हम एम्पलीट्यूड बुलाएंगे, इसकी जो इक्वेशन होगी वही कर्व की इक्वेशन होगी। तो ओ बी पहले हमने निकाला था, ए बी यहाँ पर होगा ओ बी, दैट मीन्स ओ पी डिवाइडेड बाय ओ ए, ठीक है, दैट इज नथिंग बट कॉस थीटा। और ओ बी को क्या लिख सकते हो आप, ओ ए कॉस थीटा। ओ बी क्या है, एक्स, ठीक है, एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो अगर मैं प्रोजेक्शन इस एक्सिस पे लेता हूं तो इक्वेशन बन जाती है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और अगर लेता हूं प्रोजेक्शन वर्टिकल पे तो आपका बन जाता है ए कॉस ओमेगा टी, ए कॉस ओमेगा। इसलिए हम डिफरेंट डिफरेंट लेते हैं, हमें मेनली हैबिट होती है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी लेने की, वो यहाँ से आता है आपका, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपके मैग्नीट्यूड होते हैं और इस मैक्सिमम को हम एम्पलीट्यूड बुलाते हैं। तो अब देखिए, अब मैं इक्वेशन को तो मैं समझ गया हूँ, या तो आप इक्वेशन इसको लीजिए x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी या y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब मुझे प्रूव करना है एसएचएम में कि इसका जो एक्सीलरेशन है वो इसके डिस्प्लेसमेंट के क्या है, प्रोपोर्शनल होता है। अभी दिखाते हैं आपको। सपोज सपोज कोई मोशन है एसएचएम जिसमें y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है, ठीक है, वेयर ए एम्पलीट्यूड है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, टी टाइम पीरियड है उसका, ठीक है, टी टाइम, जो टाइम वो टाइम है इसका, इक्वेशन का टाइम है, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो इसको। तो अब इसकी वेलोसिटी निकालिए पहले, वाई डॉट क्या हो जाएगा, ए कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो ये वैल्यू आ गई ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब डबल डॉट कीजिए, डबल डॉट मीन्स एक्सलेशन, एक्सलेशन क्या हो जाएगा, ए ओमेगा, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस साइन, माइनस सॉरी, ठीक है। तो हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, वाई इसका मतलब है डी वाई बाई डी टी, ठीक है, जी, और इसका मतलब है डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर। तो हमने पहले डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फिर डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक्सीलरेशन आ गया, तो एक्सीलरेशन इनटू में ओमेगा भी आएगा, तो एक्सीलरेशन कितना बन गया माइनस ए
ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब देखिए ए साइन ओमेगा टी, अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ये क्वांटिटी ए साइन ओमेगा टी, और ये क्या है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए साइन ओमेगा टी क्या है वाई। तो वाई डबल डॉट किसके प्रोपोर्शनल है वाई के, इसी को तो बुलाते हैं एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक है, तो इससे हमने प्रूव कर दिया कि जो हमारा एसएचएम है उस केस में एक्सेलरेशन आपका जो डिस्प्लेसमेंट है उसके प्रोपोर्शनल होती है। तो ये इक्वेशन कैसे आए वो भी मैंने आपको बता दी। तो एसएचएम में हमने आज सीखा कि एसएचएम एक ऐसा मोशन है जो पीरियोडिक मोशन तो है ही, साथ साथ में इस मोशन में एडिशनल फीचर्स क्या होते हैं कि इसमें जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है और टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें है हम देखते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। ठीक है, तो एसएचएम में हमने सीख लिया पूरा कि एसएचएम का मतलब क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या, इक्वेशन कैसे ड्राइव होती है इसकी। नेक्स्ट होता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर हम वाइब्रेशन की बात करते हैं तो वहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की क्या मतलब है। देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहे कहीं पर भी पढ़िए, चाहे आप डायनेमिक्स ऑफ मशीन्स में पढ़िए जो कि पहले काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं, या फिर आप थर्मोडायनेमिक्स में, इसका मीनिंग एक यूनिवर्सल मीनिंग यही होता है, मिनिमम इनपुट्स रिक्वायर्ड टू डिफाइन दी सिस्टम। तो यहाँ पर सिस्टम कैसा है मेरा वाइब्रेटिंग सिस्टम है, तो उस वाइब्रेटिंग सिस्टम को डिफाइन करने के लिए मिनिमम इनपुट्स कितने चाहिए मुझे, उसी को उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बुलाते हैं। सपोज मैं आपको कुछ सिस्टम बना के दिखाता हूँ, जैसे कि देखिए ये दो सिस्टम मैंने बनाए हुए यहाँ पर, और एज्यूम कीजिए जो स्प्रिंग है ये मासलेस है। ठीक है, मास ओनली यहाँ पर लोकेट है पूरे सिस्टम का, तो कोई स्प्रिंग मास सिस्टम है वेयर स्प्रिंग इज कंसिडर्ड एज दी मासलेस। तो इस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए मुझे पता है ये तो मासलेस है, तो इसको मैं वाइब्रेट कराने के लिए कहाँ से इसको डिस्टर्ब करूंगा, यहीं से करूंगा। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम एक ही है क्योंकि एक ही पॉइंट है, मास से ही आप इसको वाइब्रेट कर सकते हो, देयर इज नो अदर पॉइंट फ्रॉम वेयर यू कैन वाइब्रेट इट। बट यहाँ पर आइए आप देखिए यहाँ पर दो स्प्रिंग है K1 और K2 स्टिफनेस के साथ, बट यू आर हैविंग 2 पॉइंट्स फ्रॉम वेयर यू कैन वाइब्रेट दिस सिस्टम। यहाँ से भी कर सकते हो आप उसे, सपोज दिस इज x1 और दिस इज x2, किसी भी पॉइंट से आप इसे वाइब्रेट कीजिए, पूरा सिस्टम वाइब्रेट होगा और सभी की पोजीशन चेंज होगी। तो इस सिस्टम के लिए मुझे मिनिमम 1 इनपुट्स रिक्वायरमेंट है इसको डिफाइन करने के लिए, इसके लिए मेरे पास 2 इनपुट्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब एक एग्जांपल आपको ऐसा देता हूं जिसमें इनफाइनाइट है, सपोज कोई कैंटिलीवर बीम है, कोई कैंटिलीवर बीम है और उसका खुद का सेल्फ वेट है, मासलेस नहीं है, कोई कैंटिलीवर बीम है, तो उसके लिए आपसे अगर पूछा जाए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं तो इनफाइनाइट होंगे। क्यों, देखिए बीम के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, तो किसी भी पॉइंट पर आप उसको वाइब्रेट कर सकते हो, किसी भी पॉइंट से पकड़ के उसको वाइब्रेट कर सकते हो। तो इसके इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे इस केस में, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा 1। ये सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम बुलाते हैं हम इसको, ये आपका मेन होता है कोर्स में, और ये होता है 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। उसी टाइप से 3 भी हो सकता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आप समझ लो क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब कि उसको डिफाइन करने के लिए, वाइब्रेटिंग सिस्टम को डिफाइन करने के लिए कितने इनपुट्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट
हम पढ़ते हैं एलिमेंट्स ऑफ वाइब्रेटिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज एलिमेंट्स ऑफ वाइब्रेटिंग सिस्टम। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि हमारे मेन एलिमेंट्स कौन से होते हैं वाइब्रेटिंग सिस्टम के। टॉपिक इज एलिमेंट्स ऑफ वाइब्रेटिंग सिस्टम। वाइब्रेटिंग सिस्टम के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? देखिए, तो वाइब्रेटिंग सिस्टम के 3 एलिमेंट होते हैं। एक होता है वो एलिमेंट जो काइनेटिक एनर्जी को स्टोर करेगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट, जिसको हम बुलाते हैं मास, ठीक है। नेक्स्ट एक होता है जो पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करेगा, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट, स्टोरिंग एलिमेंट, इसको हम बुलाते हैं स्प्रिंग। लास्ट एक होता है कि जो एनर्जी को डिसिपेट करता है हीट के फॉर्म में, ठीक है, जिससे कि अगर कोई सिस्टम वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया तो वाइब्रेट करता ही रहेगा जब तक उसको आप रोके हुए नहीं। एक तरीका तो एक्सटर्नल रोकिए, आप मान लीजिए आप रोकते नहीं, अपने आप बंद, अपने आप तभी वाइब्रेशन स्टॉप हो सकती है जब उसके अंदर कोई डिसिपेटिंग एलिमेंट हो, जिसको हम डैम्पर बुलाते हैं, ठीक है। तो एनर्जी डिसिपेटिंग एलिमेंट या रजिस्टिंग एलिमेंट, ठीक है ना, वाइब्रेशन रजिस्टिंग एलिमेंट, वाइब्रेशन रजिस्टिंग एलिमेंट, रजिस्टिंग एलिमेंट, और इसका नाम होता है डैम्पर। ये 3 कंपोनेंट होते हैं। मास को रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल m से, स्प्रिंग को करते हैं k से, डैम्पर को करते हैं c से, ठीक है। एक्चुअल में अगर आप बेसिक समझो तो वाइब्रेटिंग सिस्टम में क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है इधर से उधर, ठीक है। पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल में जाएगी, पोटेंशियल पे काइनेटिक में जाएगी, इस टाइप से चलता रहेगा। तो अगर डैम्पर है तो उसको इनवेस्ट धीरे धीरे इनकी एनर्जी को क्या करता है, वो हीट के फॉर्म में डिसिपेट करता रहता है, जिससे कि जो मेरा वाइब्रेटिंग सिस्टम है वो स्टॉप हो जाता है। तो अगर मैं आपको एक आइडियल केस दिखाऊं तो कुछ इस टाइप से आप इसको समझ सकते हो। सपोज आपके पास ये डैम्पर है, ये मास है, ठीक है। ये आइडियल वाइब्रेटिंग सिस्टम है जिसमें डैम्पर भी है, स्प्रिंग भी है और मास भी है आपका। और इसमें एजम्पशन ध्यान रखिए, जो डैम्पर है उसको भी मास लेस मानना होता है, जो स्प्रिंग है उसको भी मास लेस मानना होता है। तो आप समझिए काइनेटिक एनर्जी को ओनली कौन स्टोर करेगा, कौन करेगा, मास। पोटेंशियल को कौन करेगा, आपका स्प्रिंग। और आपकी डैम्पिंग प्रोवाइड कौन करेगा, डैम्पर। डैम्पिंग मीन्स रजिस्टिंग, रजिस्टिंग जैसे कि विस्कस डैम्पर है, कूलम डैम्पिंग होती है, लॉट्स ऑफ डैम्पिंग होती है, मेनली हम विस्कस डैम्पिंग को यूज करते हैं। तो इस टाइप के सिस्टम को हम इस 3 एलिमेंट से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स हो गए वाइब्रेटिंग सिस्टम के। अच्छा, इसमें एक एग्जांपल आपको मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि कैसे। सपोज आपका ये, चलो यहाँ से समझिए। सपोज आपने इसको क्या किया, आपने इसको डिस्टर्ब कर दिया और ये वाइब्रेशन इसमें स्टार्ट हो गई। पहले ये मेन पोजीशन थी, तो सपोज यहाँ पर आ गया कभी मास आपका, और यह पीछे पहुंच गया आपका, इस टाइप से वाइब्रेट कर रहा हो। तो जब मास एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कंप्लीट हो जाएगी, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। और जब ये अपनी मीन पोजीशन पे आता है तो उस टाइम इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। इसी को ध्यान से समझिए, जब कोई एलिमेंट अपनी मीन पोजीशन पे होता है तो उस टाइम उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और जब वो एक्सट्रीम एंड्स पे होगा तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो और काइनेटिक जीरो होती है। तो कन्वर्ट होते रहते हैं एक दूसरे में। काइनेटिक किसी पोजीशन में काइनेटिक ज़्यादा है, पोटेंशियल कम है,
किसी पॉइंट्स पे काइनेटिक जीरो है, पोटेंशियल पूरा ही पोटेंशियल है, तो उसी टाइप से कन्वर्ट होते रहते हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम ऐसा होता है। लास्ट लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन। ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन। और वाइब्रेशन को क्लासिफिकेशन ऑफ वाइब्रेशन बोलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ वाइब्रेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन को किस किस बेसिस पे मैं क्लासिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। चलो फर्स्ट देखते हैं फोर्सेस की बेस पे, क्योंकि कोई फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है। वाइब्रेशन सिस्टम में अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स के बेसिस पे करो तो दो टाइप हो सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। और जो फर्स्ट ए लिख देता हूँ ऐसे, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। तो हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो इसमें दो टाइप हो सकते हैं, फ्री वाइब्रेशन, फ्री वाइब्रेशन, एंड सेकेंड इज कॉल्ड फोर्स्ड वाइब्रेशन, फोर्स्ड वाइब्रेशन। फ्री वाइब्रेशन में कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा, आप सिस्टम को वाइब्रेट करके एक बार डिस्टर्ब करके छोड़ दोगे तो वो अपने आप ही वाइब्रेट करता रहेगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। फोर्स वाइब्रेशन में कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहेगा, उससे वाइब्रेट होती रहेगी। जैसे इसका एग्जांपल आप ले सकते हो इलेक्ट्रिक बेल, जो हमारी इलेक्ट्रिक बेल होती है वो फोर्स वाइब्रेशन का एग्जांपल होती है। फ्री वाइब्रेशन में पेंडुलम का एग्जांपल ले सकते हो आप, पेंडुलम जो है वो फ्री वाइब्रेशन में काउंट होता है, ठीक है। तो पहला टाइप हो गया। सेकंड पे आते हैं, ऑन दी बेसिस ऑफ डैम्पर, ऑन दी बेसिस ऑफ डैम्पिंग या डैम्पर, कि सिस्टम में डैम्पिंग है या नहीं, ठीक है। तो वो कितने टाइप का, वो भी दो टाइप का हो सकता है, या तो डैम्प फ्री डैम्प वाइब्रेशन होगा, फ्री डैम्प वाइब्रेशन, ठीक है। फ्री है बट डैम्पर है उसमें, एक फ्री अनडैम्प्ड वाइब्रेशन हो सकती है, फ्री अनडैम्प्ड, अनडैम्प्ड वाइब्रेशन, दोनों केस पॉसिबल है। फ्री डैम्प वाइब्रेशन, फ्री वाइब्रेशन है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है बट डैम्पर उसमें है। ये सेकंड में फ्री है बट डैम्पर नहीं है उसमें, तो फ्री अनडैम्प्ड वाइब्रेशन आती है। तो दो बेसिस हमने देख लिए हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस के बेसिस पे और डैम्पिंग के बेसिस पे। नेक्स्ट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लीनियरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ लीनियरिटी। तो लीनियरिटी के बेसिस पे भी दो होते हैं, तो ये मेरा सी है, on the basis of linearity। इसमें भी दो टाइप हो सकते हैं, लीनियर वाइब्रेशन सिस्टम, लीनियर वाइब्रेटिंग सिस्टम, वाइब्रेटिंग सिस्टम, एंड सेकंड इज नॉन लीनियर वाइब्रेटिंग सिस्टम, नॉन लीनियर वाइब्रेटिंग सिस्टम। देखिए इसको समझिए, अगर जो वाइब्रेटिंग एलिमेंट है कौन कौन से होते हैं, मास, आपका स्प्रिंग और डैम्पर, अगर वो तीनों ही उनका रिलेशन लीनियर रिलेशन शो कर रहे हैं, लीनियर बिहेवियर शो कर रहे हैं, तो उनको हम लीनियर वाइब्रेटिंग सिस्टम काउंट करेंगे पूरे सिस्टम को। अगर वो लीनियरली बिहेव नहीं कर रहे हैं, रिलेशनशिप लीनियर नहीं है, तो उसको हम नॉन लीनियर वाइब्रेशन सिस्टम बुलाते हैं। एक्चुअली
सभी नॉन लीनियर होते हैं, बट लो स्पीड को हम उनको लीनियर वाइब्रेटिंग सिस्टम में काउंट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी वाइब्रेटिंग सिस्टम हाई स्पीड पे हमेशा नॉन लीनियर काउंट होगा, एक्चुअल में तो वो नॉन लीनियर है, बट लो स्पीड पे उसको हम लीनियर वाइब्रेटिंग सिस्टम की तरह ट्रीट कर सकते हैं, जिससे कि उसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से डिनोट कर सकते हैं, जो कि हमारी एक्चुअल, हम उसको इस टाइप से आगे देखेंगे। इस इक्वेशन को हम उसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू जी। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, एम डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स इक्वल टू, ठीक है। तो इस टाइप से हम इनको डिनोट कर सकते हैं, कोई क्वाड्रेटिक नहीं, सिंपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो नॉन लीनियर वाइब्रेटिंग सिस्टम तभी हम यूटिलाइज देखेंगे, तब वो डिपेंड करेगा कि आपका वेलोसिटी कितनी है, जो कंपोनेंट वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट उसकी वेलोसिटी कितनी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम नॉन लीनियर। तो हमारे 3 हो चुके हैं, ठीक है। तो फोर्थ हम देखते हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस ऑफ मोशन, ठीक है। डी कौन सा होगा, ऑन द बेसिस ऑफ मोशन या एक्सिस, ठीक है। इसमें 3 टाइप हो सकते हैं, डायग्राम में समझते हैं तीनों को। देखिए क्या है, कोई रॉड है, मासलेस रॉड है, उस पर कोई वेट आपका अटैच किया हुआ है, ये आपका रोटर है, ठीक है, ये रोटर है। तो अगर ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, तो अगर मास आपका इस टाइप से वाइब्रेट करे अलोंग दी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, तो उसको हम बुलाते हैं लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन, लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन, ठीक है। अगर देखो इसकी शेप एक्चुअली इस टाइप से है, आप इसको ऐसे समझिए, ठीक है, रोटर है। तो अगर ये आपका क्या करे, ये आपका रोटेट करे इस टाइप से, ट्विस्ट हो, ट्विस्ट अनट्विस्ट, ट्विस्ट अनट्विस्ट, तो उसको हम टॉर्जनल वाइब्रेशन बुलाएंगे, ठीक है। दैट विल बी कॉल्ड एज टॉर्जनल वाइब्रेशन, टॉर्जनल वाइब्रेशन। दैट मीन्स कि जो आपने टॉर्क दिया, इसके कारण वो ट्विस्ट हुआ, फिर अनट्विस्ट हुआ, ट्विस्ट अनट्विस्ट, इस टाइप से होता रहेगा। मान लीजिए आप फैन का एग्जांपल ले सकते हो कि जो फैन का आपका रोटर है वो ऐसे इस टाइप से घूम रहा है, ठीक है। लास्ट का होता है ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स में इस टाइप से लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब आप ये मोशन होगा तो उसको ट्रांसवर्स वाइब्रेशन बोलेंगे, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, ठीक है, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। तो ठीक है, मेनली हमारे यही होते हैं, और भी है कुछ, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होता है, जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम इनफाइनाइट है उसको कंटिन्यूअस वाइब्रेटिंग सिस्टम बुलाते हैं, जिसकी नहीं है उसको डिस्क्रीट हम बुलाते हैं। तो इस टाइप से हम वाइब्रेशन सिस्टम को डिफाइन करते हैं कि कितने टाइप के वाइब्रेशन सिस्टम है। तो इस लेक्चर में हमने देखा बेसिक वाइब्रेशन किसका कॉज क्या है, अफेक्ट क्या है, वाइब्रेशन को हम पढ़ते क्यों हैं, वाइब्रेशन का इंडस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस है, और वाइब्रेशन मोशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइब्रेशन मोशन है, जिसके अंदर हमने देखा कि मोशन पीरियोडिक मोशन भी होता है, नॉन पीरियोडिक मोशन भी होता है, ऑसिलेटरी मोशन भी होता है। जो वाइब्रेशन है वो ऑसिलेटरी मोशन टाइप का होता है, जिसके अंदर टू एंड फ्रो मोशन होता है और मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो होता है।
फिर हमने देखा एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक पीरियोडिक मोशन का एडवांस वर्जन बोल लीजिए आप उसे, कि वो पीरियोडिक तो है ही है, साथ में एडिशनल फीचर्स ये होते हैं कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, ऑल्सो द एक्सेलरेशन शुड बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो ये एसएचएम है। एसएचएम में हमने देखा कि इक्वेशन कैसे लिखते हैं, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी क्यों आता है, x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी क्यों आता है, ठीक है। उनका डेरिवेटिव करने के बाद एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट आपके प्रोपोर्शनल भी होते हैं। फिर हमने देखा कि जो आपका एसएचएम, ठीक है, और पीरियोडिक मोशन, हार्मोनिक मोशन, इनमें से कैसे डिस्टिंग्विश हम करते हैं वो देखा हमने, ठीक है। फिर हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम को देखा। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब मिनिमम इनपुट्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द वाइब्रेटिंग सिस्टम होता है। तो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होते हैं, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम भी होते हैं, इनफाइनाइट डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होते हैं। लास्ट में हमने देखा कि क्या क्या एलिमेंट्स हैं वाइब्रेटिंग सिस्टम के, और वाइब्रेटिंग सिस्टम को आप कौन किस बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर दिस listening of this lecture. Remaining topics will be covered in next lecture. Thank you.